सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगीड़, सहायक आचार्य चित्रकला। सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए प्रथम वर्ष के चित्रकला विषय की इकाई तृतीय के अध्याय चित्रकला के तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं। चित्रकला के 6 तत्व हैं: रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल, जिनमें रूप का अध्ययन जारी है। रूप चित्रकला का दूसरा तत्व है और पूर्व के भाग में हमने रूप की परिभाषा, 2 प्रकार के रूप, नियमित, अनियमित, इसके साथ में रूप के विभिन्न प्रकार और उन प्रकार और विभिन्न प्रकार की जो रूपाकृतियाँ हैं उनके द्वारा हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव, उनका हमने अध्ययन किया। इसके साथ ही रूप के अंतर्गत रूप की रचना करते समय जो उसके प्रमाण एवं उसके वर्ण के आधार पर कौन कौन सी विधियों का हम प्रयोग करें जिससे कि चित्र में एक रस्ता को दूर किया जा सकता है, उन विधियों के अंतर्गत हमने ये जाना कि चित्रकार किसी भी रूप का चयन करता है तो वह अपनी कल्पना के अनुसार उस रूप में परिवर्तन करके, उसके रंगों में परिवर्तन करके वो आकृति का निर्माण करता है और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की आकृतियों के परिमाण में भी परिवर्तन करके उसकी जो बनावट है, उसके आकार में उसको छोटा बड़ा दिखा करके भी जो चित्र की जो एक रास्ता है उसको दूर किया जा सकता है। जैसे एक तरफ का जो चित्र है उसमें सभी आकृतियाँ जो है वो एक जैसी है और दूसरे तरफ के चित्र में जो आकृतियाँ है उनमें बदलाव किया गया है, उनमें जो एक रास्ता है उनको दूर किया गया है। इस प्रकार से कुछ फूल, एक तरफ के जो फूल है वो एक जैसे हैं और दूसरी तरफ के जो चित्र में आप देख रहे हैं कि जो फूल है वो छोटे बड़े हैं, उनकी आकृतियों में परिवर्तन किया गया है और चित्र में जो एक रास्ता बनी हुई है उसको दूर किया गया है। यहाँ पर भी आप ऐसी ही जो विधि है उसका प्रयोग देख सकते हैं। इस प्रकार से आज हम अध्ययन करेंगे तीसरी विधि का। प्रकाश तथा छाया के द्वारा भी रूप में विविधता उत्पन्न की जा सकती है। कोई भी रूपाकृति है उसमें छाया प्रकाश के द्वारा, अब छाया प्रकाश का प्रयोग हम बिना रंग के तो कर नहीं सकते, इसके लिए आवश्यकता पड़ेगी रंग की। और किसी भी रंग को लगाते हैं तो उसको हम समतल रूप में भी लगाते हैं और दूसरा उसका एक विधि है कि उसको हम छाया प्रकाश के द्वारा भी लगाते हैं। तो रंग के बारे में जो हम अध्ययन करेंगे वो हम चित्रकला के जो तीसरे तत्व है रंग, उसमें बहुत विस्तार से हम इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कोई भी रंग होता है उसको हम छाया प्रकाश के रूप में लगाते हैं तो वो गहरे से हल्का, हल्का गहरा इस तरीके से लगाया जाता है। तो इस प्रकार से उसमें जो आकृति है उसमें त्रिआयामी जो प्रभाव है वो आ जाता है। एक विशेष प्रकार का जो आकर्षण है वो उस आकृति में बन जाता है उस त्रिआयामी प्रभाव के कारण। हम एक या दो तीन रंगों को हम एक साथ भी लगा सकते हैं तो उसमें एक विशेष जो आकर्षण है वो बन जाता है और चित्र में जो एक रास्ता बनी होती है वो भी दूर हो जाती है, वो चित्र हमें आकर्षित लगता है। तो चलिए इसका अध्ययन करते हैं। प्रकाश तथा छाया द्वारा भी रूप में विविधता उत्पन्न की जा सकती है। आकृतियों को विभिन्न रंगतों में रंगकर और यदि एक ही रंगत का प्रयोग किया जा रहा है तब उसकी तान में अंतर करके रूप विविधता प्राप्त कर सकते हैं। मतलब विभिन्न रंगतों में एक चित्र को रंगा गया है और उसमें भी अगर एक ही रंगत का प्रयोग अगर किया गया है तो उसकी जो तान है, तान वही है, कलर की जो वैल्यू है उसको घटा सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। तान को भी हम आगे पढ़ेंगे। तान मतलब जो रंगत का जो हल्कापन, गहरापन है उसको तान कहते हैं। तो कहीं हल्का कहीं गहरा, इस प्रकार से उसमें जो छाया प्रकाश का जो प्रभाव लाया जाता है, ठीक है, उसके द्वारा एक त्रिआयामी प्रभाव उसमें चित्र में उत्पन्न होता है। इस प्रकार से उसके तान में अंतर करके रूप में विविधता प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आपको रंगों की बात जैसे हम कर रहे हैं, एक तरफ जो चित्र है वो एक ही रंग से निर्मित है और एक ही आकार के जो समस्त जो रूप है आपको दिखाई दे रहे हैं।
जो नींबू है वो एक जैसे हैं, एक ही रंग के हैं, और दूसरी तरफ के जो नींबू है आकार की दृष्टि से भी अलग अलग है, कोई छोटा है फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, और इसमें एक तरह से आपको एक प्रकार की जो गति है वो भी दिखाई देगी। मतलब आपकी जो दृष्टि है वो एक नींबू पर जाके केंद्रित नहीं होगी, यहाँ पे सारे नींबुओं पर आपकी जो दृष्टि है वो गति करेगी। और दूसरा ये कि जो सारे नींबू हैं उनके रंग है उनमें भी परिवर्तन किया गया है। मतलब आकार के साथ साथ यहाँ जैसे कि हम रंगों की बात कर रहे हैं तो रंगों में परिवर्तन यहाँ किया गया है, और चित्र में जो एक रास्ता है उसको दूर किया गया है। एक तरफ आप देखते हैं कि जो विभिन्न प्रकार की दो चित्र है, दो चित्रों में जो पहला चित्र है इसमें जो बहुत सी पेंसिलें एक केंद्र में जाकर के मिल जाती है, तो ये चित्र जो बना हुआ है इसमें सारी पेंसिलें उनका रंग एक जैसा है। और दूसरे चित्र में आप देख सकते हो कि किस प्रकार से ये जो पेंसिलें बनी हुई है और उसमें सभी पेंसिलों के जो रंग है वो अलग अलग है, और रंगों को भी छाया प्रकाश के द्वारा विभिन्न प्रकार के तान का प्रयोग करके लगाया गया है। तो इससे जो चित्र में एक रास्ता बनी हुई थी वो एक रास्ता दूर हो जाती है, चित्र सक्रिय लगता है। चित्र में जो दर्शक है उसकी जो दृष्टि है वो चारों तरफ गति करती है, चित्र में एक आकर्षण जो है वो बन जाता है। इस प्रकार से चित्र में एक रास्ता को दूर करने के लिए अगर एक जैसी रंगत का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर केवल एक पीले रंग को लगाया गया है, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो रंग हैं इन पेंसिल में भरे गए हैं, जिससे जो चित्र है वो आकर्षण पैदा करे, आकर्षण उत्पन्न करे, हमें आकर्षित करे। चौथी जो विधि है इसके अंतर्गत रूप में विविधता पोत के कुशल प्रयोग द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। पोत का अध्ययन भी हम विस्तार से अगले भाग में करेंगे, क्योंकि आपको पता है चित्रकला का जो पांचवा तत्व है वो पोत होता है, और जो पोत होता है वो धरातल का गुण होता है। मैं आपको बता दूं पहले, धरातल के गुण को पोत कहते हैं। आप जानते हो कि विभिन्न प्रकार के धरातल होते हैं, कोई चिकना होता है, कोई कठोर होता है, कोई खुरदरा होता है, कोई कोमल मुलायम होता है। तो विभिन्न प्रकार के धरातल होते हैं और उनका ज्ञान हमें स्पर्श के द्वारा भी प्राप्त होता है। और विभिन्न प्रकार के जो धरातल है जो उनके ऊपर जो पोत का सृजन जो चित्रकार करता है वो अपने रंगों के द्वारा भी करता है और विभिन्न प्रकार के यंत्रों के द्वारा भी करता है, क्योंकि पोत की जो विधियां है वो भिन्न भिन्न तरह की है। यहाँ पर चित्रकार जो है वो प्राकृतिक पोत के बजाय अपने खुद के मौलिक जो पोत है उसका सृजन करके चित्र में जो एक रास्ता है उसको दूर कर सकता है। तो रूप में विविधता पोत के कुशल प्रयोग के द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। पोत के द्वारा आकार के प्रभाव में अंतर उत्पन्न हो जाता है। यदि कलाकार सृजित पोत में, यहाँ पर सृजित पोत की बात हो रही है, जो चित्रकार का जो मौलिक जो चित्रकार की मौलिक जो विधि होती है जिसमें वो काम कर रहा होता है और खुद उस पोत की सृजना करता है, वो सृजित पोत होता है। तो यदि कलाकार सृजित पोत में निपुण होता है तो वह इस विविधता का उत्तम प्रकार से निर्वाह कर सकेगा। तो इसमें चित्रकार को निपुण होना आवश्यक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो चित्र आपके सामने प्रस्तुत है। किस प्रकार से चित्रकार ने दोनों में ही विभिन्न प्रकार के पोत की सृजना की है। एक तरफ में जैसे आप देख सकते हैं कि रंगों को गिरा करके, दूर से फेंक करके, छिड़क करके इस प्रकार के पोत की सृजना की गई है। ऊपर नीचे बहुत से रंग यहाँ पे छिड़के गए हैं। और दूसरे चित्र में रंगों को बहा करके किस प्रकार से इस पोत की सृजना जो है चित्रकार ने की है। तो इस प्रकार से जो चित्रकार है
वो खुद भी पोत की सृजना कर सकता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मोटे मोटे रंगों को और विभिन्न रंगों को यहाँ पर मिला करके किस प्रकार से चित्रकार ने पोत की सृजना की है। एक तरफ का जो चित्र है उसमें मोटे मोटे जो रंग है वो लगाए गए हैं, और इधर एक तरफ जो विभिन्न यंत्रों से यहाँ पर चित्रकार ने बहुत से यंत्र काम में लिए हैं और उन यंत्रों की सहायता से इस प्रकार के पोत की सृजना की है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो टेक्सचर्स जो चित्रकार उत्पन्न करता है उससे चित्र में विविधता लाई जा सकती है और विशेष प्रकार का एक आकर्षण, एक प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। इस प्रकार इन समस्त विधियों द्वारा जो रूपाकृतियां है उसमें एक रास्ता को समाप्त करके उस चित्र को आकर्षित या फिर एक विशेष प्रकार का जो आकर्षण है, एक विशेष प्रभाव उसमें उत्पन्न किया जा सकता है। अतः रूप में विविधता लाना चित्रकार की योग्यता पर निर्भर करता है। शिल्प शास्त्रों में अनेक प्रमाण और विधियां सुझाई गई है, जैसे कि राक्षस, देवता एवं साधारण मनुष्य के रूप में विविधता प्रमाण के अंतर द्वारा ही उत्पन्न की जा सकती है। यहाँ पर ये जो नाम सुझाए गए हैं, जैसे कि प्राचीन शिल्प शास्त्र है, उनमें भी इनके बारे में बताया गया है कि कौन सी रूपाकृति है, उसका क्या प्रमाण होगा। यहाँ पर राक्षस की बात हो रही है, तो राक्षस के लिए भी, इसकी रूपाकृति के लिए भी एक प्रमाण निर्धारित किया गया है, और ये जो प्रमाण है वो ताल के आधार पे निर्धारित किया गया है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व के भाग में षडांग के चित्रों में मैंने आपको षडांग जो है चित्रकला के जो 6 अंग है, जब उनका अध्ययन हमने किया था तब मैंने आपको बताया था, जिसमें प्रमाण का अध्ययन हमने किया था, तब विभिन्न प्रकार की जो ताल है और विभिन्न प्रकार की जो उन तालों से जो विभिन्न जो रूपाकृतियाँ निर्मित होती है उनको हमने जाना था। जैसे बालक के लिए कितनी ताल, बालक के लिए जैसे 5 ताल है, नर है तो उसके लिए 10 ताल है। इसी प्रकार से 12 ताल राक्षस असुर के लिए, 16 ताल जैसे रावण है। इस प्रकार से इनका हमने अध्ययन किया था। आज के इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हम अध्ययन करेंगे रूप एवं अंतराल का। धन्यवाद।